मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, जो लास्ट वाले यूनिट होते हैं उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर नहीं करते हैं। अधिकतर इससे पहले वाले जो यूनिट है उससे कवर कर लेते हैं, और जो लास्ट वाले जो यूनिट है, जैसे कि MZ2 में लास्ट वाला जो यूनिट है आपका, यानी जो टॉपिक है वो पल्लव वंश है, उसके बाद फिर चालुक्य वंश है। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, जो दक्षिणी भारत के इतिहास से रिलेटेड है। हमने इससे पहले किस इतिहास के बारे में जिक्र किया, किस क्षेत्र का, उत्तरी भारत या फिर मध्य भारत तक। लेकिन दक्षिणी भारत का जो इतिहास है, कम से कम पल्लव और चालुक्य, इन दोनों को कवर कर लीजिएगा हर हाल में। इन दोनों से एक क्वेश्चन रहने वाले हैं, 2-3 क्वेश्चन नहीं रह सकते हैं। अगर 2 क्वेश्चन रहा तो समझिए आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन है ना वो ज़्यादा टफ नहीं पूछेंगे। मैक्सिमम बार जो रिपीट हुआ वो सांस्कृतिक और कला के विकास के बारे में पूछा गया है, दोनों टॉपिक से, चाहे वो पल्लव वंश हो या फिर चालुक्य वंश हो। तो कम से कम इनके राजा के बारे में आप देख लीजिएगा स्टेप बाय स्टेप, या फिर इनके सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में आपका काम बन जाएगा, और बहुत ही आसानी से ये यूनिट कवर हो जाते हैं। इससे पहले वाले आपने देखा कि कई राजाओं के बारे में आपको पढ़ना होगा डिटेल से। आपको ऐसा नहीं करना होगा कि इस राजा की उपलब्धियाँ इस राजा में घुसेड़ देना है, उससे आंसर गलत हो जाएंगे या नंबर कम मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। आप संस्कृति और कला के क्षेत्र में कुछ भी अगर आप लिख दोगे, बस आपको पॉइंट्स आना है, नंबर नहीं कटते हैं। ये फ़ायदा होता है ये दोनों यूनिट में। तो चलिए सीधा इसके आंसर को समझते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, पल्लव युग में कला और संस्कृति के विकास का विवरण दीजिए या सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में बताइए। किसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, हो बहू यही आंसर लिखिएगा। तो पल्लव युग में कला और संस्कृति का विकास, हेडलाइन देना है और उत्तर लिखना है। पल्लव युग 4वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी दक्षिण भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण काल है। यह काल कला, वास्तुकला, मूर्तिकला और संस्कृति के क्षेत्रों में बहुत विकास और योगदान के लिए जाना जाता है। अभी हमने ये चीज़ जो पढ़ा, ये सारी बातें पहले हमने डिस्कस किया है या फिर नहीं किया है, मिलता जुलता आपको सारे वर्ड मिलेंगे। यानी और दूसरे साम्राज्य में भी हमने देखा कि वहाँ भी कला, वास्तुकला, मूर्तिकला और संस्कृति के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास किया है। तो आपको टेंशन लेना नहीं है, आसानी से आंसर आ जाएगा। पल्लव राजवंश ने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया और उनकी राजधानी कांचीपुरम थी। यानी अपनी राजधानी को उन्होंने दक्षिण एरिया में कांचीपुरम बनाया था। ये कहाँ था? तमिलनाडु में था, जिसे दक्षिण का काशी भी कहा जाता है। पल्लवों के शासनकाल में धर्म, कला और संस्कृति का भरपूर विकास हुआ। तो ये तो हो गया आपका इसके संस्कृति और कला के विकास का परिचय। अब एक एक पॉइंट्स के अनुसार देखते हैं कि किस तरीके से विकास हुआ संस्कृति में। पहले धर्म और संस्कृति को देखते हैं। पल्लव युग में धर्म का महत्व बहुत ही अधिक था। इस युग में हिंदू धर्म और जैन धर्म का बहुत प्रसार हुआ। शैव और वैष्णव संप्रदायों का भी विकास हुआ और पल्लव शासकों ने धर्म को संरक्षण दिया। यानी इस काल में या फिर इस युग में धर्म का बहुत ज़्यादा महत्व था। इस युग में हिंदू धर्म या फिर जैन धर्म, इसका पूरे तरीके से प्रसार हुआ। साथ ही शैव और वैष्णव संप्रदाय का भी विकास हुआ। विशेष रूप से शिव और विष्णु की आराधना, यानी इसकी पूजा की जाती थी, और इसकी आराधना से जुड़ी स्थापित कला, यानी जो चीज़ें बनाई गई थी इस शिव धर्म और विष्णु धर्म से रिलेटेड, या फिर इसके अलावा मूर्ति कला जो बनी हुई थी इस धर्म से रिलेटेड, उसका बहुत ज़्यादा विकास हुआ। इस युग में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें नैनार, जो शैव भक्त थे उसे नैनार बोला जाता था, और अलवार यानी जो वैष्णव भक्त थे उसे अलवार बोला जाता था, संतों ने प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने भक्ति की भाषा तमिल में लिखी, उसकी रचना की, जो जनता तक धर्म और आध्यात्मिकता को पहुंचाने का एक माध्यम बनी। भाई तमिल में थे तो अपने भक्ति को जनता तक पहुंचाने के लिए तमिल भाषा में ही वो रचना करेंगे ना। जिस क्षेत्र में जैसी भाषा चलेगी वहाँ की वही भाषा में वो अगर अपने भक्ति के बारे में रचना करेंगे, लिखेंगे, तब ना उनके बारे में, उनके भक्ति के बारे में जानकारी मिलेगी, और इस तरह से वहाँ पर धर्म का विकास हुआ। चलिए आगे देख लेते हैं वास्तुकला का विकास। पल्लव युग वास्तुकला के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी युग था, मतलब इसमें भी बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। इस काल की वास्तुकला को मुख्य रूप से 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है, 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। शासनकाल के अनुसार किनके शासनकाल में किस तरीके से वास्तुकला का विकास हुआ। तो पहला है आपका पहला भाग महेंद्र शैली। तो इनके शासनकाल में, किनके? महेंद्र वर्मन प्रथम के शासनकाल में जो वास्तुकला विकसित हुई, विकास हुआ, उसका नाम महेंद्र शैली बोला गया। यानी पल्लव वास्तुकला की शुरुआत महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630 ईस्वी के शासनकाल से मानी जाती है। इस समय की स्थापित शैली को गुफा वास्तुकला के रूप में भी जाना जाता है। पत्थरों को काटकर गुफाओं का निर्माण किया गया। यानी यहाँ पर ऐसे ऐसे वास्तुकला होते थे जिसमें पत्थर जो होते होंगे, यानी पहाड़ में जो पत्थर होंगे उसको काट कर गुफा का निर्माण किया गया।
और साथ ही मंदगपट्टू, देखिए ये दक्षिणी एरिया का भाषा है, ये टफ लैंग्वेज नहीं है, अब उधर का भाषा वैसा ही रहेगा, हम लोग समझ नहीं पाएंगे। तो मंदगपट्टू गुफा मंदिर, ठीक है, ये एक गुफा मंदिर है, इस शैली का प्रमुख उदाहरण है। यानी ये जो मंदिर है वह पत्थर को काट कर बनाई गई है। यह मंदिर बिना किसी लकड़ी, ईंट या धातु के सहारे के है, और इसको कैसे बनाया गया, पत्थर को काट कर बनाया गया है। दूसरे नंबर पर यानी दूसरा भाग है, यहाँ पर मैंने कलर करना भूल गया, इसको हाईलाइट करना, ये दूसरा हिस्सा है वास्तुकला का, ये दूसरा भाग है। तो इसको बोलेंगे नरसिंह शैली, यानी नरसिंह वर्मन प्रथम का काल का शैली। इस काल में चट्टानों को काटकर स्वतंत्र मंदिर बनाए गए, वहाँ पर गुफा बनाई गई, यहाँ पर मंदिर बनाए गए चट्टानों को काटकर। महाबलीपुरम में स्थित पंचरथ इस शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। यानी महाबलीपुरम में जो पंचरथ मंदिर है वह इसी का उदाहरण है, यानी पत्थर को काटकर ही बनाया गया है। पंचरथ पांडवों के नाम पर बनाए गए 5 अलग अलग रथ के आकार है। तो ये क्या है, ये पांडवों के नाम पर बनाए गए 5 अलग अलग रथ के आकार है जो बनाए गए हैं, और ये मंदिर है। इनमें द्रविड़ शैली के प्रारंभिक तत्व भी दिखाई देते हैं। महिषासुर मर्दिनी गुफा मंदिर, देखिए नाम आपको अटपटा लगेगा क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो तमिल वाला यूज करना पड़ेगा भाषा, तो ये भाषा आप देख लीजिएगा। तो ये जो गुफा मंदिर है और शोर मंदिर, ये भी इस काल के बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध या फेमस बोल सकते हो, विख्यात बोल सकते हो स्मारक है, इसी काल के। किस काल के, नरसिंह वर्मन प्रथम के काल के। आगे देखिए तीसरा आपका राजसिंह शैली, यानी राज सिंह वर्मन का काल। अब इस काल में क्या हुआ, तो इस काल में द्रविड़ शैली के मंदिर बने, जैसे कि कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर इस शैली का उदाहरण है। इस मंदिर की नक्काशी समझते हो ना, जो मूर्ति बनाते हैं मूर्तिकार, तो वो उसके रूप को, रंग को देते हैं, नक्काशी मतलब नक्शा देते हैं, तो वही चीज़ है नक्काशी और खूबसूरती बहुत ही प्रसिद्ध है। ये जो मंदिर है ना, ये एक ऐसा मंदिर है जिसकी नक्काशी और उसकी जो खूबसूरती है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इस काल में मंदिर का निर्माण योजनाओं के साथ किया गया और इन पर धार्मिक कथाओं की मूर्ति कला भी बनाई गई। यानी यहाँ पर जो मंदिर बनती थी वह एक योजना के तहत बनती थी, योजना समझते हो, पूरा रणनीति के अनुसार बनती थी, और साथ ही साथ इन पर जो धार्मिक कथाएँ होती थी उसकी भी मूर्ति कला बनाई जाती थी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट आपका अब मूर्ति कला का विकास। मूर्ति कला का विकास कैसे हुआ, पल्लव युग में मूर्ति कला का बहुत विकास हुआ। इस युग की मूर्तियों में प्रकृति या प्राकृतिक, सजीव और अभिव्यक्ति के भाव दिखते हैं। यानी इस काल के मूर्ति को देखने से, मूर्ति कला को देखने से कहीं ना कहीं लगेगा कि ये एक नेचुरल मूर्ति है, और ऐसा लगेगा कि इसमें सजीव है, और ऐसा अभिव्यक्ति आपको महसूस होगी कि लगेगा कि हाँ वाकई में ये बहुत ही अच्छा मूर्ति कला है। मैं आपको इसलिए ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप एग्ज़ाम में शब्दों को बना सकोगे, लंबे तरीके से लिख पाओगे। अब इसमें देखिए बहुत सारे उदाहरण भी है, जैसे कि महाबलीपुरम में अर्जुन की तपस्या नामक शिल्पकला इस युग की प्रमुख कीर्ति है। यह शिल्पकला, एक शिल्पकला का मतलब होता है हाथों से बनाया हुआ कोई कला, कोई भी चीज़ आप बना सकते हो हाथों से, मूर्ति हो गया, बर्तने हो गए या कोई भी चीज़, तो उसी को शिल्पकला बोला गया है। एक विशाल चट्टान पर बनाई गई है। ये जो यहाँ पर बोला गया ना अर्जुन की तपस्या, यानी अर्जुन तपस्या करते हुए एक हाथों से बनाया हुआ शिल्पकला है जो इस युग के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और यह जो शिल्पकला है वह एक विशाल चट्टान पर बनाया गया। ऐसे चट्टान होगा और इस चट्टान के ऊपर अर्जुन तपस्या कर रहे होंगे, ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर बनाई गई होगी। और उसमें गंगा का उतरना, ठीक है, यहाँ पर उतरने की जगह पर कुछ दूसरा शब्द था जो टफ था, मैंने इसको आसान किया। यानी इस तरीके से गंगा बह रही होगी, उतर रही होगी और अर्जुन की तपस्या हो रही होगी। उस टाइप से जो शिल्पकला थी वो बहुत ही ज़्यादा विख्यात थी। इसके अलावा देवताओं, अप्सराओं, गंधर्वों और मनुष्यों की मूर्तियाँ धार्मिक और सामाजिक जीवन को दर्शाती है। शिव, विष्णु, दुर्गा और अन्य देवताओं की मूर्तियाँ भी पल्लव मूर्ति कला का मुख्य उदाहरण है। अब आते हैं चित्रकला और संगीत में। तो पल्लव युग में चित्रकला और संगीत का भी बहुत विकास हुआ। महेंद्र वर्मन प्रथम ने चित्रकार पुल, ठीक है, उधर का ही भाषा है, आप इसको ऐसे ही पढ़िएगा। तो इन्होंने ये जो यहाँ पर नाम लिखा गया है, इस नाम से अपने को संबोधित किया, जो उनके चित्रकला प्रेम को दर्शाता है। यानी चित्र के नाम से ये अपने नाम को बताया, जैसे होता है ना आप अपने आप को संबोधित करते हो कुछ दूसरे नाम से, उसी तरीके से इन्होंने भी यहाँ पर इस नाम से अपने आप को बताया। क्यों? और इससे यह पता चलता है कि हाँ वाकई में ये चित्रकला से प्रेम करते थे, इसलिए ये नाम से ये अपने आप को संबोधित किए। इस युग में भित्ति चित्रों यानी जो दीवार पर चित्र बनाए जाते थे उसका भी विकास हुआ, जिसमें धार्मिक और पौराणिक विषयों को चित्रित किया गया है। और उस दीवार पर कैसे कैसे चित्र बने गए हैं, धार्मिक से रिलेटेड, पौराणिक विषयों से रिलेटेड चित्र। संगीत में यजुर्वेद और सामवेद के आधार पर धार्मिक गायन और भजन की भी परंपरा को यहाँ पर बल मिलता है।
यानी संगीत के तौर पर वहाँ पर क्या होता था, जो धार्मिक गायन होते यानी जो भजन होते हैं, तो यजुर्वेद के या फिर सामवेद के भजन होते थे। चलिए आगे देखिए, शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में भी विकास हुआ। पल्लव वंश या फिर पल्लव काल शिक्षा और साहित्य के विकास के लिए भी जाना जाता है। कांचीपुरम एक प्रमुख शैक्षणिक केंद्र था। कांचीपुरम जो था वह शिक्षा का केंद्र था, जहां भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया से भी विद्यार्थी आते थे। सोच लीजिए, बाहर से भी यानी विदेश से भी भारत में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। संस्कृत और तमिल भाषा को संरक्षण दिया गया था यहाँ पर, यानी संस्कृत और तमिल भाषा दोनों को यहाँ पर संरक्षण दिया गया था। संस्कृत में मत्त विलास प्रहसन जैसे नाटक महेंद्र वर्मन प्रथम ने लिखा था, यानी ये जो नाटक है वह संस्कृत में ही लिखी गई थी, और लिखने वाले कौन थे, महेंद्र वर्मन प्रथम। यह नाटक धर्म और समाज पर व्यंग करता है। व्यंग का मतलब होता है धार्मिक चीज़ों से समाज को नुकसान पहुंचाना, यानी धर्म में ऐसे ऐसे चीज़ों को, यानी धर्म का सहारा लेके समाज को बांटते जो नहीं है, तो व्यंग का मतलब होता है यही दोनों चीज़ों के गलतियों को उजागर करना। तमिल साहित्य में नयनार और अलवार संतों की भक्ति कविताओं का संग्रह मिलता है, और जो तमिल साहित्य है उसमें नयनार अलवार संतों के जो भक्ति कविता है वो सारी चीज़ें वहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, तमिल के जो साहित्य हैं। अब दक्षिण भारत में पल्लव वंश के द्वारा, उनके इतिहास के द्वारा या फिर उनके सांस्कृतिक उपलब्धियों के द्वारा क्या क्या इनके धरोहर में प्रभाव हुआ वो देखिए यहाँ पर। तो पल्लव युग की कला और संस्कृति का प्रभाव न केवल दक्षिण भारत में बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों जैसे कि इंडोनेशिया, थाईलैंड और कंबोडिया पर भी पड़ा। महाबलीपुरम की वास्तुकला ने आंगकोर वाट और अन्य मंदिरों के निर्माण को भी प्रेरित किया। यानी महाबलीपुरम की जो वास्तुकला थी, जिस तरीके से वहाँ पर मूर्तियाँ बनाई गई थी, उसको देखकर और भी जगहों पर प्रेरित होकर अन्य मंदिरों का भी निर्माण हुआ, अन्य मूर्तियों का भी निर्माण हुआ। पल्लव शासकों ने समुद्र मार्ग से व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क स्थापित किए, और पल्लव शासकों ने क्या किया, दक्षिणी एरिया में जो समुद्री मार्ग था उससे व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क स्थापित किया, अपने संस्कृति को दूसरी जगह पहुँचाया, दूसरे देशों में। अब आते हैं निष्कर्ष के तौर पर, क्या आपको लिखना है। तो पल्लव युग भारतीय कला और संस्कृति के इतिहास का स्वर्णिम युग था। इस काल में धर्म, वास्तुकला, मूर्तिकला, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान हुआ वह आज भी प्रेरणा का स्रोत है। महाबलीपुरम, कांचीपुरम और अन्य स्थलों पर पल्लवों की रचनाएं उनकी सांस्कृतिक और कलात्मक उपलब्धियों का प्रमाण है। यह युग भारतीय इतिहास में एक ऐसे काल के रूप में जाना जाता है जिसने संस्कृति और कला को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। ओवरऑल मैंने आपको सिंपल वर्ड में सारा कुछ बताया है। आसानी से इसे एक दो बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, और सिर्फ पॉइंट्स को ही नोट कीजिए, बाकी आप खुद से उसको लिखने का प्रयास कीजिए और इस वीडियो से मैच कीजिएगा वाक्य में आप रिलेट करके लिख पाते हो या फिर नहीं। सिर्फ पॉइंट्स का ही प्रैक्टिस किया जाता है, पूरा रट्टा नहीं मारा जाता है।